नाउ मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, तो ये तो हो गई प्लांटेशन इंडस्ट्रीज। अब हम बात करेंगे मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी बॉम्बे emerged एज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। तो देखो शुरुआत से ही बॉम्बे एक इम्पॉर्टेंट साइट थी, इम्पॉर्टेंट जगह थी ट्रेडिंग को ध्यान में रखते हुए। हमने पहले भी पढ़ा था कि ये वाला एरिया कैप्चर करने के लिए ब्रिटिशर्स ने काफ़ी स्ट्रैटेजीज लगाई। किसी को ने अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देखिएगा, तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो हमारा जो बॉम्बे है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है एज अ ट्रेडिंग सेंटर। The first cotton mill was established in Bombay in 1854. By 1900, around 84 mills started operating from Bombay. तो 1900 तक कम से कम 84 मिल्स थी जो कि मुंबई से ऑपरेट कर रही थी। Most of these mills were owned by Parsi and Gujarati businessmen who earned money by trading with China. इनका काम था ट्रेड करना चाइना से, और गुजराती पारसी बिजनेसमैन थे उस समय के जिन्होंने थोड़ा बहुत रिवाइवल करने की कोशिश की थी चीज़ों को। In 1861, a cotton mill was established in Ahmedabad, and in 1862, another cotton mill was set up in Kanpur. These cotton mills created a huge demand for jobs. जब इंडस्ट्रीज लगेंगी, फैक्ट्रीज लगेंगी, तो आपको पता है कि एम्प्लॉयमेंट तो होगा ही होगा, जॉब तो लगेगी ही। People from villages flooded to the cities to work in these mills. लोग बाग अपने गांव छोड़कर आ गए शहरों की तरफ इन इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए। In the initial years, Indian textile industry faced many challenges. In most of the countries, the infant industry was protected by the government by imposing heavy import duties. तो इस शुरुआत में जो चैलेंजेस आए वो काफ़ी थे इंडस्ट्रीज़ के सामने, क्योंकि सपोर्ट था नहीं गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट उस समय ब्रिटिशर्स की थी, कोई सपोर्ट नहीं था। हैवी ड्यूटीज़ देनी पड़ती थी उन्हें, ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। जो रॉ मटेरियल था वो महंगे में मिलता था। ज़मीन उनके पास कम थी खुद का रॉ मटेरियल ग्रो करने के लिए। तो बहुत सारे चैलेंजेस उस समय लोगों के सामने आए। द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया रिफ्यूज्ड टू प्रोटेक्ट द इंडियन इंडस्ट्री। और उस समय इंडस्ट्रीज को बर्बाद होते हुए ब्रिटिशर्स देखना चाहते थे इंडियन इंडस्ट्री को, इसीलिए उन्होंने जो थोड़ा बहुत कोशिश भी कर रही थी ना अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए, उनको भी बिल्कुल प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया, किसी भी तरीके की राहत देने से मना कर दिया, किसी भी तरीके से टैक्स में छूट देने के लिए मना कर दिया। The most important phase in the growth of the Indian industry came during the First World War, when the imports from Britain declined, and the colonial government encouraged the Indian industry to produce the materials which they needed in war. पर कभी ना कभी तो दिन आने थे इंडिया के, और वो दिन आए जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि जो ब्रिटेन था वहाँ से जो एक्सपोर्ट होना था, जो सामान आना था, जो यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता था रॉ मटेरियल, उससे बनकर जो सामान इंपोर्ट होता था वो बहुत कम हो गया। ठीक है, और जब सामान की कमी होने लगी तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि क्यों ना इंडियन इंडस्ट्रीज से ही सामान को की भरपाई की जाए। तो उस समय पे इन्होंने जो यहाँ की जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी उनको एनकरेज किया ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाने के लिए, जिससे कि वॉर में जो यूज़ हो रहा है वो सामान बन पाए। इसके अलावा जो सामान उनको जो कम पड़ रहा है ब्रिटेन में बनाने के लिए, वो भी उसकी भी जो भरपाई है वो यहाँ से हो पाए। तो जब ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज फुलफिल नहीं कर पा रही थी ज़रूरतों को, तो ब्रिटिशर्स ने इंडियन इंडस्ट्रीज को सपोर्ट देना शुरू किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। नाउ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। रिमार्केबल प्रोग्रेस वॉज मेड इन द फील्ड ऑफ मेटलर्जी। उस समय मेटलर्जी के फील्ड में बहुत अच्छा काम हुआ। द एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान बियर्स टेस्टिमनी टू द ब्रिलियंट क्राफ्ट्समैनशिप। द हार्ड एंड शार्प एज ऑफ द स्वॉर्ड कुड टीयर अपार्ट मेटल आर्मर्स। High carbon steel called woods produced in South India was used for making this sword. तो एक तरीके की तलवार बनाई जाती थी। वो तलवार इतनी स्ट्रांग थी जो कि लोहे को भी, मेटल को भी चीर सकती थी। तो ये बनती थी हाई कार्बन स्टील से, जिसको वुड्स बोलते हैं। वुड्स नाम का जो मटेरियल था वो यूज़ होता था इस तलवार को बनाने के लिए, और ये होता था साउथ इंडिया में। ये जो वुड्स था ये साउथ इंडिया में मिलता था। Decline in iron smelting. So decline in iron smelting.
आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वॉज वेरी कॉमन टिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। आयरन स्मेल्टिंग बहुत कॉमन था 19th सेंचुरी के ख़त्म होने तक। Most of the districts in Bihar and central India had smelters who used local deposits of iron ores to produce utensils and tools of daily use. ये उस सब जो आसपास आयरन का ओर मिलता था उसमें से आयरन लेकर उसको पिघलाकर यूटेंसिल्स और टूल्स बनाया करते थे. However, implementation of the colonial forest laws drastically affected the business of iron smelting. पर जैसे जैसे उनके अंडर चीज़ें जाती गई, ब्रिटिशर्स के अंडर चीज़ें जाती गई, तो फॉरेस्ट लॉज भी उन्होंने, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अप्लाई कर दिए थे, इम्प्लीमेंट कर दिए थे, जिसकी वजह से इनकी लाइफ पर भी बहुत असर पड़ा. द आयरन स्मेल्टर्स कुड नॉट कलेक्ट वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट विच दे यूज्ड एज चारकोल टू स्टार्ट देयर फर्नेसेस. तो आयरन जो आयरन पिघलाते थे उसके लिए इन्हें लकड़ी चाहिए होती थी, गर्म लकड़ी, कोयला बनाने के लिए. तो वो लकड़ी इन्हें नहीं मिल पा रही थी क्योंकि ये वो लकड़ियाँ लेते थे फॉरेस्ट से, और फॉरेस्ट में ब्रिटिशर्स का रूल इम्प्लीमेंट हो चुका था. दे कुड नॉट एक्सट्रैक्ट ओर्स आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉरेस्ट लॉज. इसके अलावा वो ओर से आयरन भी नहीं निकाल सकते थे, उसको यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि जितने भी फॉरेस्ट थे वो सब ब्रिटिशर्स के पास चले गए थे और उन फॉरेस्ट की रिसोर्सेज को यूज़ करने का पूरा अधिकार भी ब्रिटिशर्स के पास ही था. In some areas, the iron smelters were permitted to collect wood and extract iron ores. हालांकि कुछ एरिया में उनको परमिशन थी कि वहाँ से वो आयरन ओर्स को यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा लकड़ियाँ भी इकट्ठी कर सकते हैं. But the heavy duty on furnace discouraged them, and this reduced their income to a large extent. पर अगर उन्हें ये चीज़ें चाहिए तो उन्हें हैवी ड्यूटी देनी पड़ेगी, उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, उन्हें रेवेन्यू देना पड़ेगा, और जब वो बेचारे रेवेन्यू देंगे तो क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे. तो उनकी इनकम पर काफ़ी असर पड़ा इस चीज़ से. बाय द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी द कॉलोनियल गवर्नमेंट स्टार्टेड इम्पोर्टिंग आयरन एंड स्टील फ्रॉम ब्रिटेन. नाउ आयरन स्मिथ्स यूज इम्पोर्टेड आयरन टू प्रोड्यूस मटेरियल्स फॉर डेली यूज़. जब यहाँ का तो सारा चला गया ब्रिटिशर्स के पास, अब ये सोच के देखो कैसी कंडीशन थी कि हमारे ही देश की रिसोर्सेज बाहर जा रही थी पर हमारे ही लोग उन रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पा रहे थे. अब सामान तो बनना है, तो कहाँ से आ रहा था सारा का सारा आयरन और स्टील? ब्रिटेन से. नाउ आयरन स्मिथ्स यूज इम्पोर्टेड आयरन टू प्रोड्यूस मटेरियल्स फॉर डेली यूज़. तो जो इम्पोर्ट करते थे ये लोग आयरन, अब जो आयरन स्मिथ थे, जो लोहार थे, वो इम्पोर्ट किए हुए यानी ब्रिटेन से आए हुए लोहे को यूज़ करते थे सामान बनाने के लिए. By the beginning of the 20th century, ironsmiths faced new challenge in the form of competition, which came from the iron and steel industries established in India. जो छोटे मोटे लोहार थे जो आयरन और स्टील का काम करते थे, बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिला उन्हें यहाँ पर इंडिया से ही मिल गया कंपटीशन, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो चुकी थी आयरन और स्टील की. Now Tata Iron and Steel Industry. The Tata Iron and Steel Company was set up in 1907 on the banks of the Subarnarekha River at a place called Sakchi, later renamed as Jamshedpur. तो जमशेदपुर में टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी की शुरुआत हुई. This factory started production in the year 1912. During the First World War, Tata Iron and Steel Company received a demand from the British government to help with the development of the Indian railways and to produce war materials. तो वॉर मटेरियल बनाने के लिए टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज से सामान लिया गया. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो सामान तो ब्रिटेन के लोगों को चाहिए था. इसके लिए इन्होंने टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज से टाई अप किया. यहाँ से सामान जाने लगा ब्रिटेन के अंदर, वॉर के अंदर जो सामान यूज़ होता था वो भी यहाँ से जाने लगा. In 1919, the colonial government brought up to 90% of the total steel produced by TISCO. Gradually, the industrial class in India became very prominent. Eventually, they played a very important role in the freedom struggle. तो इंडस्ट्रियल क्लास ने उस समय जो इनकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इनको सामान दे रही थी, बाद में इस इंडस्ट्रियल क्लास ने बहुत मदद की हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में, हमारी आज़ादी की लड़ाई में, जो चीज़ें हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. नाउ केस स्टडी ऑफ टेक्सटाइल्स. ओके, सो केस स्टडी है ये.
इंडियन वीवर्स वर नोन फॉर देयर स्किल एंड क्वालिटी ऑफ वर्क. यहाँ के जो वीवर्स थे, जो कपड़ा बनाते थे, यहाँ के लोग बहुत फेमस थे अपने स्किल के लिए और क्वालिटी के लिए. अपने काम बहुत अच्छे से करते थे. इवन इंडिया की जो आज भी कारीगरी है वो बाहर के मार्केट्स में काफ़ी फेमस है. दे यूज्ड द स्पिनिंग व्हील एंड लूम टू वीव क्लोथ. वीवर्स लिव्ड इन क्लोज निट कम्युनिटीज़. तो जो वीवर्स हैं ना, ये बड़े ही सोसाइटी में रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, इनके पूरे के पूरे ग्रुप्स होते हैं. देयर वर विलेजेस वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ वीवर्स वुड रिसाइड. पूरे के पूरे गांव में ये लोग बसते हैं, पूरा का पूरा गांव बसा लेते हैं और उस गांव में सब लोग वीवर्स होते हैं और काम करते हैं. These villages were regularly visited by merchants who would buy their final product. और जो मर्चेंट्स होते हैं, जो इनका सामान खरीदते हैं, उनको पता होता है कि इस गांव में इनको बहुत वैरायटी मिल सकती है, यहाँ पर सारे ही वीवर्स हैं, सभी ये काम करते हैं. तो फाइनल प्रोडक्ट के लिए अक्सर करके जो मर्चेंट्स हैं वो ऐसे विलेजेस में जाते हैं. नेचुरल प्रोडक्ट्स लाइक इंडिगो, मैडर एंड टर्मरिक वर यूज्ड टू डाई क्लोथ. Prior to the British rule, the weavers contributed immensely to the pre-colonial economy. Indian weavers were highly skilled and specialized in their crafts. They provided stiff competition to the European manufacturers. अपने हाथ की कारीगरी से, अपनी इतनी सुंदर कारीगरी से ये लोग यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स को अच्छी खासी टक्कर दिया करते थे इंटरनेशनल मार्केट में. However, the Industrial Revolution proved to be fruitful only for the British. While the Indian textile industry suffered a great loss. पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फ़ायदेमंद साबित हुआ ब्रिटिशर्स के लिए, ब्रिटेन के लिए, ना कि इंडिया के लिए. इंडिया के वीवर्स को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से. Once the British established themselves as a colonial power in India, they monopolized the Indian market, simultaneously weeding out the other trading companies such as the French and Portuguese. तो पूरी तरीके से उन्होंने इंडियन मार्केट को अपने कंट्रोल में कर लिया था. फ्रेंच को हटा दिया, पोर्टुगीज़ को हरा दिया. अब सारा का सारा कंट्रोल कहाँ चला गया? ब्रिटिशर्स के पास चला गया. द ब्रिटिश रूल्स एंड रेगुलेशंस डिस्ट्रॉयड द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. द वीवर्स वर द मेजर विक्टिम्स ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. However, the handloom industry in India was not completely ruined. तो जो मेजर विक्टिम्स थे वो उस समय के टेक्सटाइल इंडस्ट्री साबित हुई. बहुत ज़्यादा लॉस हुआ लोगों को, बहुत ही ज़्यादा हुआ, पर कंप्लीटली रुइन होने से हैंडलूम इंडस्ट्रीज थोड़ा सा बच गई. दे इंट्रिकेट डिज़ाइंस एंड पैटर्न्स विच वर मेड ऑन द क्लोथ्स कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश फैक्ट्रीज. अब कारीगरी कहाँ से लाते? ब्रिटिशर्स बना ज़रूर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे थे अपनी फैक्ट्रीज़ में, अपनी इंडस्ट्रीज़ में, पर वो कारीगरी कहाँ से लाते जो हमारे यहाँ के लोग अपने हाथों से बनाते थे? वो नहीं ला पा रहे थे. फॉर द पुअर पीपल द ब्रिटिश फैक्ट्रीज कुड नॉट प्रोड्यूस द कोर्स क्लोथ. शोलापुर इन वेस्टर्न इंडिया एंड मदुरई इन साउथ इंडिया emerged as the new centers of handloom industries. Most of the Indian weavers and craftsmen were forced to abandon their means of livelihood and go back to agriculture to work as agricultural laborers. बहुत सारे लोगों को अपना खानदानी काम छोड़ना पड़ा. आपको पता है ये वाला काम खानदानी हुआ करता था. जो वीवर्स होते थे उनकी जनरेशन से जनरेशन्स इसी काम में लगी रहती थी, कारीगरी में लगी रहती थी. पर जिस तरीके से लॉस हो रहा था उन लोगों को, खड़े नहीं हो पा रहे थे अपने पैरों पर. इंडस्ट्रीज, जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज से सामान आ रहा था उसके सामने कैसे भी अपना सामान को नहीं बेच पा रहे थे, जिसकी वजह से उनको मजबूर होना पड़ा अपना खानदानी काम छोड़ने पर और फील्ड में जाकर लेबर्स की तरह काम करने पर. द इंक्रीज प्रेशर ऑन लैंड फर्दर कंट्रीब्यूटेड टू द पॉवर्टी ऑफ द कंट्री. अब एग्रीकल्चर भी कोई कितना करता? एग्रीकल्चर की हालत तो पहले से ही ब्रिटिशर्स ने ख़राब कर दी थी. जो भी उगता था उसका रेवेन्यू उनको देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, और अगर वो टैक्स नहीं दे पाते थे तो कर्जा लेना पड़ता था. कर्जा भी नहीं दे पाते तो उनके हाथों से ज़मीन चली जाती. तो पहले ही लोग परेशान थे, फार्मर्स परेशान थे, उस पर भी जो लोग काम कर रहे थे वो भी अपना काम छोड़कर एग्रीकल्चर की तरफ आ गए. तो इससे और ज़्यादा गरीबी बढ़ गई. सम वीवर्स एंड क्राफ्ट्समैन वेंट टू द वर्क इन द plantations of Africa and South America. Many flourishing Indian cities which were one center of textile production declined. This process is known as deurbanization.
लोग उन जगहों को छोड़कर चले गए जहाँ पे वो रहते थे, अपना काम करते थे, क्योंकि अब उन्हें वहाँ जाना था जहाँ पर उन्हें काम मिल रहा था, जैसे कि अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। वो वहाँ के प्लांटेशंस में काम करने के लिए चले गए, अपनी अपनी सिटीज़, अपने अपने टाउन्स, अपने अपने गाँव को छोड़कर। और इसको बोलते हैं डी अर्बनाइजेशन। The British wanted India to become a supplier of raw material to feed their industries and be a ready market for selling the finished goods brought from England. तो जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे, और जो चाह रहे थे वो उस काम को कर भी रहे थे, कि इंडिया रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करे, उसके बाद ब्रिटेन की इंडस्ट्री में वो रॉ मटेरियल यूज़ हो, सामान बने, और वो सामान दोबारा इंडिया में आकर बेचा जा सके। As a result, the indigenous industries were in ruins and once flourishing economy was in shambles. तो एक तरफ जहाँ हम लोग बढ़ रहे थे, प्रोस्पेरिटी आ सकती थी, वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से चीज़ों को ख़त्म कर दिया, हमारी इंडस्ट्रीज़ को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया। तो आगे पढ़ेंगे और क्या क्या किया ब्रिटिशर्स ने। की टर्म्स करने हैं आप लोगों को, इसके अलावा ये राउंड अप भी अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। And in the next class, we'll discuss about the question answers as well as the exercises of this chapter. Till then, bye.